नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, आज का जो नोटिफिकेशन का वीडियो रहने वाला है वो एसएससी स्टेनोग्राफर का रहने वाला है। एसएससी स्टेनोग्राफर सी ग्रेड एंड डी ग्रेड 2025। ठीक है, 2025 का ये नोटिफिकेशन का जो आवेदन है वो कौन सी डेट से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट कब रहेगी, साथ में आपकी जो मॉडिफिकेशन विंडो है, ठीक है, उसकी डेट क्या रहेगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एग्जाम डेट है अगर फिक्स है तो कौन सी है, क्योंकि आप सभी को पता है, ठीक है, कि एक एसएससी एग्जाम कैलेंडर ने रिवाइज करा है और साथ में ही हमने भी पूरा डिटेल वीडियो बनाया था कैलेंडर का कि कौन सी एग्जाम की डेट कौन कौन से डेट को है। ठीक है, अगर आपने वो कैलेंडर के जो वीडियो है वो नहीं देखा तो आपको हमारे चैनल पे वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एसएससी 2025 के नाम से। ठीक है, उसमें आपको देख लेना कि कौन कौन सी एग्जाम की डेट कौन कौन सी रखी गई है। ठीक है, हाल ही में वापस रिवाइज करा है कैलेंडर को, काफी डेट का जो बदलाव है वो देखने को मिला है इस कैलेंडर में। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि सबसे पहले आप उस कैलेंडर के वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पहले के जो अकॉर्डिंग जो पहले का जो रिवाइज कैलेंडर था एग्जाम कैलेंडर, उसमें डेट अलग अलग थी, क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर का जो आपका एग्जाम डेट है वो अक्टूबर नवंबर में रखा गया था पहले के अकॉर्डिंग। ठीक है, पर बदलाव होके उसकी जो एग्जाम डेट है वो अभी अगस्त के लास्ट के वीक में रखी गई है। तो दोस्तों, जिनको नहीं पता है वो हमारे जो प्रीवियस वीडियो बना हुआ है एग्जाम कैलेंडर का वो देख लीजिएगा। ठीक है, साथ में उनको और डेट और एग्जाम की डेट के बारे में पता चल जाएगी कि कौन कौन सी है एग्जाम की डेट फ्लक्चुएट हुई है, बदलाव हुई है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मेन डाटा सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको महत्वपूर्ण जानने के लिए आवश्यक है, और जो कोई नया अपडेटेशन है वो भी आपको बता दूंगा कि क्या नया अपडेट इस वैकेंसी में रखा गया है। तो दोस्तों, ज्यादा देर करते ना हुए शुरुआत करते इस वीडियो की। और जो कैंडिडेट है अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के सहित एसएससी की कोई सी भी एग्जाम हो, ठीक है, उसका अपडेट आपको टाइम पे मिलता रहे, नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे, और साथ में उनमें अगर कोई बदलाव होता है वैकेंसी इंक्रीज होने में या डिक्रीज होने में, साथ में कोई अलग संशोधन होता है तो उसकी सूचना भी आपको मिल जाए। साथ में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उसका चैनल है, उस पर आपको ज्वाइन करना है, जिससे आपके प्रत्येक सरकारी विभाग की जितनी भी आपकी वैकेंसी निकलती है उनमें अपडेट होता है, चाहे वो एडमिट कार्ड हो, रिजल्ट हो, सारी सूचनाएं आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसलिए आपको चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपके सामने एसएससी स्टेनोग्राफर का जो फुल नोटिफिकेशन है वो पीडीएफ आपके सामने ओपन है, जो कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से लिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2025। ठीक है, यहाँ पे आपको मेन डाटा आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपकी जो डेट है आवेदन की वो स्टार्ट होगी आपकी 6 जून से लेके 26 जून तक आपकी डेट रहने वाली है। इन दौरान आप अपना आवेदन है वो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट डेट आपकी 26 जून रहने वाली है, रात के 11 बजे तक आपका टाइमिंग रहेगा। ठीक है, पेमेंट की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे पेमेंट वो आपके एक दिन आगे तक रहेगा, यानी 27 जून तक का रहेगा टाइम आपके रात के 11 बजे तक। ठीक है, अगर इन एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान अप्लाई करने के टाइम पे अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए सुधार के लिए आपकी मॉडिफिकेशन विंडो ओपन करी जाएगी 1 जुलाई से लेकर 2 जुलाई, यानी आपके 2 दिन ओपन रहेगा। इन दौरान भी आप अपना जो आवेदन में जो भी कोई गलती है वो आप सुधार कर सकते हो। ठीक है, इसमें वही चीज सुधार सकते हो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती करी है। ठीक है, ओटीआर के टाइम पे अगर आपने कोई चीजें फिल करी होंगी मेन डाटा, तो दोस्तों वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए आपके लिए अलग प्रोसीजर होगा, वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। इसलिए ओटीआर के टाइम पे आप जो भी सूचना भरे वो बिल्कुल करेक्ट भरिएगा, क्योंकि ओटीआर के टाइम पे जो एक बार डाटा फिल हो गया वो वापस चेंज नहीं होता। उसके लिए जो प्रोसेस है बहुत ही डिफिकल्ट रहने वाली है, उसमें समय भी काफी लग सकता है। ठीक है, अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ओटीआर का क्या प्रोसीजर है। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट बहुत टाइम से एसएससी से जुड़े हैं तो उनको ये चीजें समझने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो फ्रेशर कैंडिडेट है पहली बार एसएससी की कोई एग्जाम दे रहा है, वीडियो देख रहा है, तो दोस्तों उनके लिए बिल्कुल ये नया प्रोसीजर है। ठीक है, सारी प्रोसीजर मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, आपको सारी चीजें प्रोसीजर का पता चल जाएगा, क्या क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो एग्जाम है वो फिक्स है। ठीक है, बहुत आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आपकी आपकी जो एग्जाम डेट है वो बिल्कुल फिक्स है, आपका कोई टेंटेटिव नहीं है। ठीक है, आपकी फिक्स डेट यहाँ पे दी गई है 6 अगस्त से लेकर 11 अगस्त आपकी डेट रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आपकी मेन जो डेट्स है वो आपको पता चली गई है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की, आपकी एलिजिबिलिटी में आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आ जाएगा, साथ में आपका एज का लिमिट का क्राइटेरिया आ जाएगा। ओके, उसके बाद में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो अगर कोई है स्टेप, वो चीज़ें पता लग जाएगी। इसमें एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हुआ है नहीं हुआ, और
चेंज अगर नहीं हुआ तो पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है। प्रीवियस स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको सारी चीज़ें पता होती है, जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए सारी चीज़ें मैं वापस बिल्कुल तरीके से बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपकी जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर सी है, ठीक है। सी है वो ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गजेटेड है, वहीं पे जो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी है वो ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक है। उनकी जो पोस्टिंग होती है मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। तो दोस्तों जो ग्रुप ग्रेड सी है उसकी जो पे ग्रेड है मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ये जान बताना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, कि जो ग्रेड सी की जो पे ग्रेड है वो तीन कैटेगरी में बटी हुई होती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो वैकेंसी है उसमें वो पोस्ट आती है या नहीं आती, ठीक है। एक 4200 पे ग्रेड पे रहता है, एक 4600 और एक 4800, ये 3 ग्रेड आपकी यहाँ पे निकलने देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में आपके टेबल दी गई होगी तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, और उस टेबल में भी अगर वैकेंसी का अगर आपको वहाँ पे दिया गया है कि इस वैकेंसी ये वाली वैकेंसी इसमें इंक्लूड है, तो दोस्तों उस तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ये चीज़ें दोनों मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। और साथ में जो ग्रुप डी ग्रेड डी है उसकी जो पे ग्रेड है वो आपकी 2400 पे ग्रेड रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। इसके आगे दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर देंगे सबसे बड़ी मेन चीज़, जो आपकी वैकेंसी है यहाँ पे तो अप्रोक्सीमेटली 261 वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। 2-3 आपके ये मान के चलो कि अब तक की सबसे कम वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। आप इस वैकेंसी को देख के निराश मत होइए, क्योंकि अभी वैकेंसी का यहाँ पे नोटिफिकेशन निकला ही है, ठीक है। धीरे-धीरे इसमें जब आपकी एग्ज़ाम लगेगी तो दोस्तों बहुत सारी वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे अभी प्रमोशन भी हो जाएँगे, ठीक है, आपके वहाँ रिटायरमेंट भी हो जाएँगे, बहुत सारी प्रोसेस चल जाएगी, तब तक आपका एग्ज़ाम है अगस्त में वो लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जब आपका रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट से पहले-पहले आपकी वैकेंसी जहाँ तक है श्योर है कि वैकेंसी इंक्रीज़ होगी। अब डिपेंड करता है वैकेंसी इंक्रीज़ है वो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी इंक्रीज़ होती है। तो दोस्तों इसका जो खुलासा है वो तो आपके टाइम पे ही पता चलेगा, पर जो भी बात होगी, जो भी अपडेट होगा आपको टाइम पे बता दिया जाएगा, ठीक है। आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू पता चल जाएगा या फिर आपको टेलीग्राम से जुड़े रहना है, वहाँ पे भी आपको चीज़ें क्लियर कर दी जाएगी, ठीक है। अगर वैकेंसी का नंबर बल्क में बढ़ती है तो दोस्तों उसके लिए मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। पर अभी के लिए 261 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। पर जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी बिल्कुल रेगुलर रखिए, बढ़िया रखिए। इस टाइम पे हो क्या रहा है कि अभी वैकेंसियाँ एनटीपीसी की भी चल रही है, रेलवे की एनटीपीसी की एग्ज़ाम चल रही है, उसके बाद में एनटीपीसी में भी आपकी ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम चल रही है, उसके बाद में अंडर ग्रेजुएट यानी सेकंड सीनियर सेकेंडरी लेवल 10+2 लेवल की एग्ज़ाम भी उनकी डेट्स आ जाएगी, ठीक है। साथ में आपके हर स्टेट की एग्ज़ाम्स भी यहाँ पे अलग-अलग डेट को आयोजित होती है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम को पकड़ लीजिए, जिससे होगा क्या कि वो उनका भटकाव नहीं होगा, वो एक ही एग्ज़ाम पे कंसंट्रेशन हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए आगे यही ज़रूरी है कि अगर आपको एग्ज़ाम फाइट करनी है तो आपको एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को ही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा और देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपको जानने के लिए ज़रूरत है, ठीक है। इसमें दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको एक जो जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलती है, तो एक डिपार्टमेंट रहता है आपका यहाँ पे बीआरओ, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी कैंडिडेट को इस संस्था में, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर जॉब करनी है, तो दोस्तों यहाँ पे आपके एक तो रिटर्न आपको कॉमन होता है, ये साथ में आपकी जो स्किल टेस्ट है स्टेनोग्राफर का, वो भी आपका कॉमन होता है, क्वालिफाई नेचर होता है, ठीक है। अगर किसी कैंडिडेट ने प्रायोरिटी जो अपनी प्रेफ़रेंस होती है पोस्ट की, अगर प्रेफ़रेंस ये भरी है, तो दोस्तों उसमें होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, साथ में आपका यहाँ पे फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है। ये आपके 2 स्टेप है, इनसे एक्स्ट्रा आपको गुज़रना होगा। इनमें अगर आप फिट हो पाए जाते हो, तो आपको पोस्टिंग ज़रूर मिल जाएगी। पर इन कंडीशनों पर आप अगर इन अनफिट पाए जाते हो, तो दोस्तों मौका ज़रूर मिलता है आपको रिव्यू मेडिकल का, ठीक है। या रिव्यू आपके एफिशिएंसी मान लो या मेडिकल मान लो, ठीक है, या फिजिकल स्टैंडर्ड मान लो, इनमें आपका टाइम मौका मिलता है, टाइम भी मिलता है। पर लास्ट फिर भी आपका अनफिट पाए जाते हो, तो दोस्तों आप उस वैकेंसी से बाहर हो जाओगे। ऐसा नहीं होता कि आपको दूसरी, अगर इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको दूसरी पोस्ट मिल जाएगी या दूसरा जो मिनिस्ट्री है वो मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर आप फेल हो गए, तो दोस्तों आप ज़ाहिर-सी बात है, आप वापस रिव्यू मेडिकल लगाओगे या वापस आपका जो चांस होता है, वो वापस आप एक बार ट्राई करोगे। तो उन दौरान होगा क्या कि जिनके मार्क्स होंगे या जिन्होंने प्रेफ़रेंस भरी होगी, वो आपकी जो वो सीट ले जाएँगे, और जैसे ही सीट फिल होगी, तो दोस्तों आप रह जाओगे। इसलिए जो भी आप प्रेफ़रेंस भरो, आप बिल्कुल सोच समझ के बिल्कुल सही भरिएगा, जिससे आपको कोई परेशानी बाद में ना हो, ठीक है? इसलिए जो बीआरओ जो संस्था है, जिसको प्रायोरिटी भरनी है, तो दोस्तों वो बहुत ही सोच समझ के आगे भरिएगा। ये मैं तो सबसे पहले ये ज़रूरी वाली बात, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों एक चीज़ और कि यहाँ पे जो बीआरओ में जो आपकी पोस्ट रहेगी वो ग्रेड डी की रहेगी। साथ में इसमें ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ओनली मेल कैंडिडेट आर एलिजिबल द वैकेंसी इन बीआरओ, ठीक है? ओनली मेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसके आगे यहाँ पे एज लिमिट का क्राइटेरिया आ जाता है, ठीक है? ग्रेड सी की बात करते हैं तो ग्रेड सी में मिनिमम 18 से 30 साल तक की एज माँगी गई है। साथ में ग्रेड डी में मिनिमम 18 से 27 साल माँगी गई है।
रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ग्रेड सी में आपको ऐसे अगर कैंडिडेट है एससी एसटी का तो उन्हें 5 साल की छूट है, ओबीसी कैंडिडेट है तो उन्हें 3 साल की छूट है। अगर कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी में अगर अनरिजर्व्ड है तो 10 साल की छूट, ओबीसी में है तो 13 साल की छूट, एससी एसटी है तो 15 साल की छूट, और अगर कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है तो उन्हें 3 साल की छूट यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर कैंडिडेट डिफेंस पर्सनल डिसेबल कैंडिडेट है ना, तो उन्हें 3 साल की छूट मिल जाएगी। साथ में अगर डिफेंस पर्सनल डिसेबल कंडीशन में है, अगर एससी एसटी कैंडिडेट है इसमें भी, तो उन्हें 8 साल की छूट देखने को मिल जाएगी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, परमिसिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट ग्रुप सी पोस्ट। ठीक है दोस्तों, अब ग्रुप सी पोस्ट का मतलब यहाँ पे दोस्तों जो ग्रुप ग्रेड सी से नहीं है, ग्रुप सी से है। ठीक है, एक तो बात मैंने करी थी यहाँ पे ग्रुप के ऊपर, मैंने आपको बताया था ग्रुप जो सी ग्रेड सी है वो अलग ग्रुप में है, और साथ में यहाँ पे जो ग्रेड डी है वो ग्रुप सी में है, तो उनका जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे अलग देखने को मिल जाएगा। जो भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उन्हें 40 साल की छूट है। ठीक है, वहीं पे अगर कोई कैंडिडेट एससी एसटी से है डिपार्टमेंटली तो उन्हें 45 साल की छूट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पर वो ओनली ग्रेड सी के लिए ही ये एलिजिबल होंगे। ओके, क्योंकि वो पहले ही ग्रुप सी में इन्वॉल्व है। हो सकता है ग्रुप सी में होते हुए भी उनका जो पे लेवल है वो अलग हो, जो ग्रेड डी से भी अलग हो, कम हो, तो जाके वो ग्रेड डी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर उनका पे मैट्रिक्स लेवल सेम रहता है तो दोस्तों वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो ओनली ग्रेड सी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और चीजें देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों इसमें आपको ओनली 12th स्टैंडर्ड मांगा गया है। ठीक है, या इसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम हो जो 12th स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट हो। ठीक है दोस्तों, यानी आपकी जो स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट है ग्रेड सी हो या ग्रेड डी, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है ओनली 12वीं पास है। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट 12वीं पास स्टूडेंट, चाहे वो 3rd ग्रेड डिवीजन ही पास क्यों ना हुआ हो, ठीक है, तो वो स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। उसके लिए परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी कैंडिडेट पहले से ही अगर इस चीज से को ध्यान रखते हैं तो दोस्तों वो कम कम एज में ही एक अच्छी पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसी कोई यहाँ पे क्वालिफिकेशन नहीं है। एसेंशियल इतनी है, ओनली वो 12वीं पास स्टूडेंट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिलहाल यही आपकी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है एजुकेशन से रिलेटेड। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं कि आपके पास में जो स्टेनोग्राफर है उसके रिलेटेड कोई डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे मांगा जाए। ठीक है, ओनली आपके पास में 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी आपका जो आवेदन है वो कैसे करें। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, http:// ठीक है, ssc.gov.in। ठीक है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। साथ में आपका यहाँ पे मोबाइल की एप्लीकेशन भी होगी, ठीक है, जो आप अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब जो गूगल प्ले पे आपको जो ये एप्लीकेशन मिलेगी माई एसएससी नाम से, ठीक है, उस यहाँ पे देख सकते हो माई एसएससी। इसका उपयोग होगा क्या कि जब आप आवेदन करोगे, ठीक है, तो अगर आपके पास में कैमरा अच्छा है लैपटॉप का या फिर आपके पीसी है, आपके पास में अगर कैमरा अच्छा है तो आप डायरेक्टली वहां से फोटो अपनी लाइव कर सकते हो। एक तो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है, साथ में आपको लाइव फोटो भी यहाँ पे आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन यही होगा कि आपके पास में अपनी जो पीसी है उसके थ्रू कर सकते हो, या फिर आप अपना मोबाइल पे ये माई एसएससी नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करो। ठीक है, आवेदन जब आप पूरा कर दो, लास्ट आपके जो फोटो है वो अपलोड का टाइम हो, तो अपलोडिंग का आप वहां से कर सकते हो। साथ में लाइव फोटो जो खिंचा गई आपको जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहां से करना पड़ेगा। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन में आप लॉगिन आईडी ओपन करके वहां से अपना लाइव कैप्चर बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड हो, ठीक है, आपका जो फेस है बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, तब आप अपना ये जो फोटो है वो खींच सकते हो। ठीक है, जब आप अपना पीसी पे वापस लॉगिन करोगे तो ये अपडेट वहां पे हो जाएगा। ठीक है, कोई डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है इसमें। ठीक है, इस यहाँ पे आपको जो फोटो है वो किस तरह से आपकी वहाँ पे एक्सेप्ट मांगी जाएगी वो नीचे में यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट मैंने यहाँ पे बता दी है, 26 जून आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि ओटीआर का प्रोसीजर रहता है, तो दोस्तों जो भी कोई फ्रेशर है, ठीक है, फ्रेशर कैंडिडेट है, पहली बार एसएससी की एग्जाम दे रहा है, तो उन्हें ओटीआर का प्रोसीजर पूरा करना होगा। ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर पूरा वो करना होगा। आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी की, वहाँ पे आपको पूरा प्रोसीजर मिल जाएगा। ठीक है, नीचे भी पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि आपके क्या क्या जो स्टेप है वो फॉलो करनी पड़ेगी। वो सारी जो स्टेप है वो फॉलो करके आप अपना ओटीआर का जो पूरा प्रोसीजर है वो पूरा कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ पे आधार ऑथेंटिफिकेशन भी मांगा गया है, इस बार ये बिल्कुल नया है। ठीक है, जो भी पुराने कैंडिडेट हो या नए कैंडिडेट हो सभी के लिए ये बिल्कुल नया है। सभी को अपना आधार ऑथेंटिफिकेशन करना होगा, अपना मोबाइल नंबर डाल के आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी से आपको वेरीफाई कर देना है, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा और आपका आधार ऑथेंटिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये मैंडेटरी है यहाँ पे, जो भी कोई कैंडिडेट ओपन करेगा तो दोस्तों ये चीजें वहाँ पे आपसे मांगी ली जाएगी। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे पूरा फोटो का बताया गया है। आपका प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, कैमरा बिल्कुल आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, आपका जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फेस होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, आपकी फोटो बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए। अगर आपने चश्मा पहना है, ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया है नॉट वियर
कैप, मास्क, ग्लासेज, स्पेक्टल्स, ठीक है। यानी आपने अगर आपकी आंखें कमजोर है, जैसे अब मैंने चश्मा लगा रखा है, अगर मैं अपलोड करूंगा तो दोस्तों मैं चश्मा हटाऊंगा फिर अपलोड करूंगा मैं मेरी फोटो, ठीक है। होगा क्या, अगर मैं चश्मा लगा के अपलोड करूंगा तो दोस्तों जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन आ जाता है, ठीक है। हालांकि कई बार बिल्कुल सही आती है, पर फिर भी इन्होंने ये जो 5th पॉइंट है यहाँ पे मना करा है। अगर मना करा है तो यानी दोस्तों वो यूज नहीं लेनी है, चाहे केप हो, ग्लासेज हो या स्पेक्टल्स हो, आपको यूज नहीं लेना है, ठीक है। यूज लोगे तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। आप एग्जाम भी देने से रह जाओगे, इसलिए जरूरी है जो आपका यहाँ पे नोटिस है वो बिल्कुल आप बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करिएगा। मेरा ये नोटिस इस तरह से बिल्कुल जो आपका ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन है उसमें बताने का यही मुद्दा रहता है कि आपको जो ओरिजिनल जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें आपको यही चीज पता चल जाए कि नए जो नोटिफिकेशन है उसमें यही चीज दी गई हुई है, ठीक है। मैं ये चीजें टाइप करके भी आपको सारी चीजें बता सकता हूँ, पर आपको वापस एक सबूत देने के लिए यहाँ पे वापस ले जाना पड़ेगा, तो उससे बढ़िया मैं पूरा जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है वहीं पे आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं एट अ टाइम पे। आपका जो वीडियो है वो ज्यादा लंबा भी नहीं होगा, नहीं आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। नहीं तो ज्यादा कमेंट आ जाएंगे कि सर ये चीजें कैसे बता रहे हो, कोई माने ना माने, इसलिए यही चीजें मैं फॉलो करता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन का जो कोई क्रिएट हो दिमाग में, ऐसा चीज ना चले, ठीक है। इस तरह से आप अपना फोटो अपलोड कर सकते हो। जो आपकी सिग्नेचर है वो आपके जेपीजी फाइल रहनी चाहिए, ठीक है। साइज आपकी 10 केबी से लेकर 20 केबी रहनी चाहिए सिग्नेचर की, ठीक है। और साथ में यहाँ पर अगर आपका फोटो अपलोड होता रहा है तो दोस्तों उसकी जो साइज है वो 50 केबी के अंदर होनी चाहिए, 20 से 50 केबी के अंदर अंदर, ओके। साथ में दोस्तों और देख लेते हैं एग्जाम फीस की बात कर लेते हैं दोस्तों। एग्जाम फीस यहाँ पे 100 रुपये रहेगी, ठीक है। साथ में जो आपके अगर कैंडिडेट वुमेन है, ठीक है, SC ST से है या फिर PWD है, एक्स सर्विसमैन है, तो दोस्तों यहाँ पे उनकी कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है। और अगर कोई मेल कैंडिडेट है इन कैटेगरी के अंदर तो उनकी भी कोई फीस नहीं लगने वाली, ठीक है। रिमेनिंग जो भी कैटेगरी बचती है तो उनको यहाँ पे 100 रुपये का फीस पे करना पड़ेगा, ठीक है। फीस पेमेंट के यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, भीम, UPI, नेट बैंकिंग, ठीक है, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड, रुपए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, काफी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे आपकी 27 जून रहेगी, ओके। यहाँ पे और आगे मॉडिफिकेशन विंडो की बात कर लेते हैं। 1 जून से लेकर 2 जून यानी 2 दिन आपको मिलेगा मॉडिफिकेशन के लिए, ठीक है। उसमें भी आपको यहाँ पे पूरा कोई एक चार्ज है, यहाँ पे देख सकते हो 200 रुपये का आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा मॉडिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। जितनी बार आप मॉडिफिकेशन करोगे उसके लिए 2 दिन के लिए, ठीक है, जितनी बार आप करोगे उसका हर बार का ईच पेमेंट आपको 200 रुपये देना पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेंटर दिए हुए हैं कि कौन कौन से सेंटर है जिस रीजन के अंदर अंदर आते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। स्कीम की बात करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है। जो पुराने स्टूडेंट है उनको सारी चीजें पता है, जो नए स्टूडेंट है उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट का शेड्यूल रहता है, ठीक है। पहला रीजनिंग रहेगा, दूसरे में जनरल अवेयरनेस, जीके, जी साइंस भी आ जाती है, ठीक है। थर्ड पेपर रहेगा आपका इसमें इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश में भी आपका नॉर्मल जनरल इंग्लिश रहती है और कॉम्प्रिहेंशन टाइप के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं, जो रीजनिंग है उसमें 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 50 मार्क्स के, वहीं पे जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, वहीं पे इंग्लिश के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। 3 सब्जेक्ट रहेगी आपकी और टोटल के जो क्वेश्चन है वो आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके 100 मार्क्स के, ओके। इस तरह से आपके टोटल 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा तो टोटल 200 आपके मार्क्स हो जाएंगे। टाइम मिलेगा आपको पूरे 200 क्वेश्चनों के लिए 2 घंटे का टाइम, ठीक है। 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको इसमें। इसमें जो आपका मेन फोकस है आपका इंग्लिश का है, क्योंकि इंग्लिश के 100 क्वेश्चन है, ठीक है। आपके इसमें मैं पहले बता देता हूँ, जब तक आपकी मैं एक एवरेज है वो कट ऑफ पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। चाहे नंबर चाहे वैकेंसी ज्यादा है या कम आए, एवरेज ये मान के चलो कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है, कोई भी कैटेगरी हो आपकी अगर 140, ठीक है, या फिर 150, ये 2 ऐसी कट ऑफ है, अगर ये आप क्लियर कर लेते हो, ठीक है, ये 2 कट ऑफ है, इनको आप क्लियर कर लेते हो तो दोस्तों ये मान के चलिए 90% है, ठीक है। मैं यूआर ओबीसी इनकी बात इनको इनके अकॉर्डिंग मैं क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इस बार 261 पोस्ट है तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ बहुत हाई रहने वाली है, ठीक है। मेन रिजल्ट से पहले पहले अगर आपकी जो वैकेंसी है इंक्रीज हो जाती है तो स्वाभाविक है दोस्तों ये कट ऑफ आपको देखने को एवरेज मिल जाएगी 140 से 150, ठीक है। और साथ में नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी 0.25 यानी 1/4 ऑफ मार्क्स आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपके रहने वाली है, ठीक है। एवरेज कट ऑफ मैंने बता दिया है 140 से 150 आपकी एवरेज कट ऑफ रहेगी। जब आपका रिजल्ट आए तो देख लेना आपके 140 से 150 आपकी कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर इंक्रीज हो जाती है तो रिमेनिंग जो भी कैटेगरी है यहाँ पे SC ST तो उनकी कट ऑफ यहाँ पे कम देखने को मिल जाएगी 130, पर फाइनल जो कट ऑफ है वो आपको इतनी मिल सकती है 150 के आसपास या ज्यादा भी जा सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज होती है या नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और देख लेते हैं और चीजें। सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे सिलेबस से रीजनिंग का यहाँ पे दिए हैं सारे टॉपिक यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के भी टॉपिक यहाँ पे पूरे क्लियर है, ओके। साथ में इंग्लिश के आपकी सीधी सी बात है, वोकैबुलरी आती है, ग्रामर आता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर आता है, एंटोनिम सिनोनिम आता है, ठीक है, और उनके यूजेज आते हैं।
और साथ में आपकी जो स्पेसिफिक है बेसिक इंग्लिश, उस पे आपके जो नॉर्मल कमांड है वो चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है? तो आप ये पूरा इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसमें अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो। बात आती है आपका रिटन स्केल हो गया है, ठीक है? रिजल्ट आ चुका है। अब आता है आपका स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफी वाला, ठीक है? इसमें आपकी 2 लैंग्वेज होती है, हिंदी, इंग्लिश। उसी के आधार पे यहाँ पे आपकी स्टेनोग्राफी होती है, ठीक है? यहाँ पे आपको जो भी अपनी यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपका स्टेनोग्राफी का क्या सेंस रहता है, ठीक है? यहाँ पे आपकी डिक्टेशन बोली जाती है 10 मिनट की, ठीक है? डिक्टेशन बोली जाती है 10 मिनट की। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए इंग्लिश में बोली जाएगी, जो हिंदी की सेलेक्ट करे वो हिंदी में आपकी डिक्टेशन बोली जाती है, ठीक है? डिक्टेशन का अर्थ ये मान लो आप 10 मिनट में आपका कोई पैराग्राफ बोला जाएगा, ठीक है? वो इंग्लिश वालों के लिए वो इंग्लिश में रहेगा, हिंदी वालों के लिए हिंदी में रहेगा। 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी, ठीक है? वो डिक्टेशन आपको जो भी आपने लिपि में सीखी है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में भी कई प्रणालियाँ चलती है। तो दोस्तों उनको अपनी लैंग्वेज में जो आपकी स्टेनोग्राफी लिपि है, ये है ना, उसमें लिखना होता है। उसके बाद में आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है? उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर-अंदर आपको टाइप करके उसको हिंदी में या और इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है? ग्रेड डी की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है? ग्रेड डी में इंग्लिश में आपको अगर इंग्लिश स्टूडेंट है तो उन्हें 50 मिनट का टाइम मिलेगा आपका ट्रांसक्रिप्शन के लिए। हिंदी में क्या है तो उन्हें 65 मिनट का टाइम मिलेगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ठीक है? जिस भी लिपि में आपने लिखा है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन करने में, ठीक है? इंग्लिश, हिंदी में तो इनको 50 और 65 मिनट का टाइम मिलेगा। ग्रेड सी की बात करते हैं दोस्तों, अगर इंग्लिश से है तो 40 मिनट का टाइम और हिंदी से है तो 55 मिनट का टाइम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और अदर कैंडिडेट जो भी स्क्राइब कैंडिडेट है, उन्होंने अलग एक्स्ट्रा ले रखा है तो उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है? आपका जो स्किल टेस्ट है स्टेनोग्राफी वाला, मात्र एक क्वालिफाइड नेचर होता है, आपको क्वालिफाई करना होता है। इसमें 5 और 7% ऐसा कुछ एरर होता है, अलाउ रहता है। उसके बाद में अगर आपकी जो ज़्यादा एरर होती है तो दोस्तों आप उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, ठीक है? आप चाहे कितने अच्छे मार्क्स आ रहे हो रिटन में, अगर आपने स्किल टेस्ट में क्वालिफाई नहीं हुए, ठीक है? तो दोस्तों वो आप भर्ती से बाहर हो जाओगे, ठीक है? इस चीज़ को मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? इसमें जो आपका फॉर्मेट अपनाया जाता है, ठीक है? स्किल टेस्ट का कि आपके किस तरह से आपकी एरर मानी जाती है, क्या-क्या आपको अलाउ है, क्या नहीं है। तो दोस्तों उसकी पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे साफ दिया है स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग मॉडलिटी ऑफ एवल्यूशन ऑफ स्किल टेस्ट अवेलेबल एट द 4 कैंडिडेट्स सेक्शन ऑफ द कमीशन वेबसाइट। यानी एसएससी की वेबसाइट पे आपको ये चीज़ 4 कैंडिडेट आपका ऑप्शन दिखाई देगा। वहाँ पे आपको स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट का पूरा प्रोसीजर पता चल जाएगा कि आपका वहाँ पे किस तरह से आपका यहाँ पे टाइमिंग दिया जाता है, आपकी एरर को किस तरह से मापा जाता है, ठीक है? और एवल्यूशन है वो किस तरह से किया जाता है और कौन कैंडिडेट पास हो सकता है, किस तरह का आपका यहाँ पे एक स्टैंडर्ड एवल्यूशन रखा जाता है, ठीक है? तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आपका पहले ही बता देता हूँ 5 या 6-7% का एरर अलाउ होता है, कैटेगरी वाइज़ में अलग-अलग सेट होता है, ठीक है? आपका सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है, ठीक है? आपका रिटन टेस्ट से लेके स्किल टेस्ट। इसके बाद में दोस्तों जब रिजल्ट आता है आप क्वालीफाई करोगे कट ऑफ को तो दोस्तों आपको बुलाया जाएगा डीबी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मैं पहले ही बता रहा था स्टार्टिंग में जिन कैंडिडेट ने बीआरओ सेलेक्ट करा है, मेल कैंडिडेट ने, तो उनके लिए वहाँ पे 2 स्टेप बढ़ जाएगी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है? और साथ में लास्ट में आपका डीबी और इनके अलावा जो भी कैंडिडेट पास करते हैं दोस्तों, उनको डायरेक्ट डीबी के लिए बुलाया जाएगा, उनका डायरेक्ट डीबी होगा, ठीक है? इस तरह से उनका लास्ट प्रोसीजर रहेगा, उसके बाद में लास्ट कट ऑफ निकलेगी, अगर लास्ट कट ऑफ आप पार कर लेते हैं दोस्तों आपकी जो जॉब लग जाएगी, ठीक है? ये इतना प्रोसीजर रहता है, ये प्रोसीजर आपके ये मान के चलिए 8 महीने से ले मिनिमम 8 में लगभग 8 महीने के अंदर ये पूरा प्रोसीजर हो जाएगा। यानी आपके ये मान के चलिए आपकी जून में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रही है, ठीक है? 6 से लेके 11 तक, तो मान के चलिए आपके आपके अप्रैल मार्च तक यहाँ पे आपको पूरा क्लियर कर दिया जाएगा, शायद फाइनल तक आपका क्लियर हो जाए, डिपेंड करता है अगर बीच में कोई दिक्कतें ना आए, ठीक है? दिक्कत नहीं आती तो दोस्तों ये पूरा प्रोसीजर आपको यहाँ पे 8 से 10 महीने के अंदर-अंदर पूरा प्रोसीजर पूरा हो जाता है, आपकी जॉइनिंग भी हो जाती है, ठीक है? यहाँ पे अगर आपका छुट्टी आपको मिलती है तो दोस्तों आपकी जॉइनिंग है 2 से 3 महीने के अंदर-अंदर हो जाएगी, ठीक है? अगर आपको डिपार्टमेंट मिलता है तो डिपार्टमेंट मिलने में आपका यहाँ पे प्रोसीजर में टाइम लग सकता है, ठीक है? ये आपका पूरा प्रोसीजर है और यहाँ पे आप देख सकते हो जभी भी आप अपना एग्ज़ाम देने जाओ, ठीक है? तो दोस्तों आपके साथ में आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है? आपके पास में कोई भी एक डॉक्यूमेंट आईडी होनी चाहिए, ठीक है? जो ये आधार कार्ड हो, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट साइज़ हो, ठीक है? ये चीज़ें आपके पास पहले से होनी चाहिए जिससे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका फादर नेम की जो मेन है डाटा वो मैच हो सके, ठीक है? जहाँ तक है सारी दोस्तों मैंने बिल्कुल आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दी है, डीबी के लिए भी क्लियर कर दिया गया है, ठीक है? डीबी के लिए दोस्तों आपको चाहिए क्या? आपका मैट्रिकुलेशन चाहिए, ठीक है? सीनियर सेकेंडरी वाला चाहिए, आपका मूल निवास, जाति, ठीक है? अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए वो सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है? अगर कोई पहले से कोई जॉब में है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है? इनके अलावा दोस्तों और कोई जो एसेंशियल फॉर्मेट है वो आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएँगे। वो आपको वहाँ पे जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके सामने लिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो डाटा आपको वो फॉर्मेट आपको तैयार करके डीबी के टाइम पे पहुँच जाना है, ठीक है? पोस्ट प्रेफ़रेंस की बात करते हैं दोस्तों
तो दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंसी में दोस्तों आपको सीधी सी बात है, आपको ये जितनी भी आपकी यहाँ पे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मिलते हैं तो उनकी आपको प्रेफरेंसी देनी होती है, ठीक है। इन केस ऑफ अगर आप किसी ने भी, ठीक है, बाई चांस, हालांकि इतना तो समझदार सब होते हैं, वो प्रेफरेंसी देते हैं, ठीक है, जैसे कैसे भी दे लो। पर बहुत अगर किसी बाई चांस अगर किसी कैंडिडेट ने प्रेफरेंसी नहीं दी, यहाँ पे देख सकते हो, हु डू नॉट सबमिटेड दियर पोस्ट प्रेफरेंस, है ना। तो दोस्तों ये मत सोचिएगा आपको कोई सी भी पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी पोस्ट इन द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अगर उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंसी नहीं भरी तो दोस्तों वो चाहे उनके कितने अच्छे मार्क्स क्यों ना आ रहे हो, तो दोस्तों वो फाइनल सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को आपको क्लियर रखना है, वो फाइनल सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए आपको पोस्ट प्रेफरेंस है वो देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे दिया गया है जो बीआरओ के लिए पोस्ट प्रेफरेंसी दे रहा है तो उन्हें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा, ठीक है। इसके बाद में मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। ये क्राइटेरिया, एक मिनिमम क्राइटेरिया कैटेगरी वाइज में वो लाना होता है आपको स्कोर कार्ड, ठीक है। मिनिमम है, इसके आगे ही कट ऑफ जाती है हमेशा, ठीक है। ये इसके आगे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्किल टेस्ट है वो मैंडेटरी है, क्वालिफाइड नेचर है, ठीक है। साथ में दोस्तों और चीजें देख लें, और जो अगर इसमें डाटा दिया गया है आपको बताने के लिए तो जरूर आपको बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों बात आ जाती है प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों इससे पहले मैंने आपको एसएससी जो आपका पोस्ट फेज है, ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट है, ठीक है, फेज 13 वाला, उसका भी मैंने डिटेल वीडियो आपको पूरा क्लियर किया था, उसमें भी मैंने आपको ये पूरी प्रोसीजर बताया था। सेम प्रोसीजर जो है एसएससी की जितनी वैकेंसी आती है अभी, ठीक है, बैक टू बैक आएंगी वैकेंसी, उसका उसमें ओटीआर का जो प्रोसीजर है आपका फॉर्म फिलिंग से लेके, ठीक है, वो सारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहने वाला है। सबसे अगर कोई कैंडिडेट फ्रेशर है तो उन्हें ओटीआर का प्रोसीजर पूरा करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। वो प्रोसीजर होने के बाद में उसका आधार ऑथेंटिफिकेशन होगा, उसके बाद में आप जो मेन आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो, ठीक है। प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहने वाला है। प्रोसीजर आपको हमारी वीडियो जो प्रीवियस वीडियो है, ठीक है, पोस्ट स्टाफ सिलेक्शन वाला, ठीक है, पोस्ट फेज 13 वाला, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। आप पुराना वीडियो वापस देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। उससे अगर लिंक है ना, उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा डायरेक्टली, ठीक है, आप वहां से देख सकते हो, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हो एसएससी 2025 के नाम से, ठीक है। ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल आपका बेसिक डिटेल है, ठीक है। यहाँ ठीक है, आपको स्टार्टिंग में लॉगिन या रजिस्टर करना है, नए हो तो उन्हें रजिस्टर करना है, अगर पुराने हो तो उन्हें लॉगिन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन में पर्सनल डिटेल डालनी है, ठीक है, पासवर्ड क्रिएट करना है, कोई एडिशनल अगर चीज है आपके पास में वो चीजें करनी है, लास्ट में आपका डिक्लेरेशन प्रोसीजर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये आपका पूरा प्रोसीजर होने के बाद में आधार नंबर आपका फीड होगा, जिसमें आपका नाम, डीओबी, एड्रेस, ये चीज़ें डालनी पड़ेगी, फोटोग्राफ भी अगर मांगा जाए तो वो भी चीज़ें डालनी पड़ेगी। इस तरह से बहुत सारी यहाँ पे प्रोसेस है, अगर आपसे मांगा जाए तो बिल्कुल आपको यहाँ पे पूरी फिल करनी पड़ेगी, आपके जो 10th क्लास में है उसके मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें आपका क्या जो बोर्ड है उसका नाम आएगा, रोल नंबर आएगा, और जिस ईयर में आपने पास करी है वो आएगा, साथ में आपका जो हाईएस्ट आपकी क्वालिफिकेशन है वो भी आपको डालनी है, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा ओटीआर का प्रोसीजर पूरा हो जाएगा। आपके पास में आईडी, यूजर नेम आ जाएगा, साथ में आपका पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है, वो आपके ईमेल आई पे आ जाएगा, ठीक है। वापस आपको जो पासवर्ड है, ठीक है, वो बिल्कुल याद रखना है, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों, ठीक है। जब भी वैकेंसी आती है एसएससी की तरफ से तो आपको लॉगिन करके वो आप नए आप एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया गया है सी ग्रेड, डी ग्रेड के लिए, ठीक है, कॉमन है। यहाँ पे लॉगिन एंड रजिस्टर देगा, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर रहा है तो अपना यूजर नेम और पासवर्ड फिल करना है, यहाँ पे कैप्चर दिया गया है उसको यहाँ पे फिल करना है, देन आपको लॉगिन करना है। ये आपके प्रोसीजर रहने वाला है जो भी कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन का है, जो भी कैंडिडेट रजिस्टर कर रहा है नया तो उन्हें वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले उन्हें पर्सनल डिटेल डालनी है, फिर पासवर्ड क्रिएट करने हैं, फिर एडिशनल डिटेल डालनी है, ठीक है, जिसमें आपका एड्रेस आ जाएगा, नेशनलिटी आ जाएगी, और एजुकेशन रिलेटेड जो आपका डाटा है वो सारा फिल यहाँ पे होगा। लास्ट में आपका डिक्लेरेशन होगा कि जो अभी आपने डाटा डाला है वो बिल्कुल करेक्ट डाला है, ठीक है। उसमें आपके बाद में फोटो भी अपलोड हो जाएगी, सिग्नेचर भी अपलोड मांग सकते हैं, देन आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। इस तरह से आपके पास में पूरा प्रोसीजर आएगा, ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो पर्सनल डिटेल है यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपके यहाँ पे पर्सनल डिटेल, पासवर्ड, एडिशनल और डिक्लेरेशन, ये पूरी प्रोसीजर आपको डिटेल वाइज यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है। ये प्रोसीजर यहाँ पे अंदर आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको बिल्कुल डाटा सही सही फिल करना है। ये आपकी पर्सनल डिटेल आ गई, ठीक है, ये आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, यहाँ पे आपका पासवर्ड है जो आपका सेट करने का आ गया, यहाँ पूरा देख सकते हो क्या क्या चीज किस तरह से आप अपना पासवर्ड है वो सेट कर सकते हो, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आ गया कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको किस तरह से एक्स्ट्रा चीजें सिक्योरिटी जो क्वेश्चन है वो डाल के आप वापस रिकवर कर सकते हो अपने पासवर्ड को, ठीक है। इसके बाद में आपकी एडिशनल डिटेल आ गई है, जिसमें आपका एड्रेस, एजुकेशन डिटेल, वो सारी चीजें आपसे मांग ली जाती है। लास्ट में आपका डिक्लेरेशन होगा, डिक्लेरेशन डाल के चेक बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे आपको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू में आपको देख लेना है कि आपकी जो डिटेल है बिल्कुल सही है या नहीं, ठीक है। अगर सही है तो लास्ट में आपको यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है।
ये क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका पार्ट 1 है, ओटीआर का पूरा प्रोसीजर पूरा हो जाएगा। लास्ट फिर आता है देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म का, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। इस तरह से आपके पास में आईडी और रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड दोनों आ जाते हैं। जब भी आप नए एप्लीकेशन फॉर्म नए आवेदन करना चाहते हो, तो आपको लॉगिन करके अपना आवेदन कर देना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगे, मात्र 5 मिनट के अंदर आपका नया जो फॉर्म है वो अप्लाई हो जाता है, जब जिसकी वैकेंसी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इसके आगे और देख लेते हैं और जो डाटा है आपको जानने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। यहाँ लास्ट आपसे जो मैंने बताया था, आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है माई एसएससी नाम से, ठीक है। जब इस प्रोसेस से पहुंचोगे दोस्तों, ये आपको स्कैन करना है। आप डायरेक्ट जो गूगल प्ले स्टोर पे पहुंच जाओगे, वहाँ से आपको माई एसएससी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। वहाँ पे भी आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड करना है, यानी रजिस्टर पासवर्ड डाल करने रजिस्टर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। आपका लाइव फोटो और जो सिग्नेचर वो अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद में वापस यहाँ पे लॉगिन करोगे, ठीक है, कुछ चीजें अपडेट हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हो कैप्चर लाइव फोटो, ठीक है। आप लैपटॉप से फिल कर रहे हो तो यहाँ पे डायरेक्ट फोटो आप लाइव कैप्चर कर सकते हो, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप यहाँ पे लाइव कैप्चर कर सकते हो। देन उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपके जो भी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड है, फोटो है, सिग्नेचर, वो या अपलोड यहाँ पे मांग लेगा। देन आपके नेक्स्ट 7 नेक्स्ट आ जाता है ऑप्शन, ठीक है। प्रीव्यू हो जाता है फॉर्म। आप पूरे जो आपने फॉर्म फिल करा है वो एक बार गो थ्रू कर लेना है कि जो डाटा आपने डाला है वो बिल्कुल करेक्ट डाला है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों लास्ट फाइनल सबमिट का ऑप्शन आता है, ठीक है। वो भी चीजें आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आपका फोटो और साइन अपलोड होता है। देन आपके 7 नेक्स्ट आता है, ठीक है। लास्ट में डिक्लेरेशन आता है वापस, और लास्ट में सबमिट आता है, ठीक है। सबमिट के बाद में दोस्तों आपका जो फॉर्म है बिल्कुल फिल हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। आपके मेल पे भी ये आपको शो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप अपना आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने एक ही वीडियो के अंदर आपको एसएससी स्टेनोग्राफर्स ग्रेड सी ग्रेड डी का जो महत्वपूर्ण बातें थी, ठीक है, वो सारी चीजें बताई। साथ में आप अपना आवेदन है वो किस तरह से कर सकते हो, वो भी सारी चीजें मैंने आपको बतला दी है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों फोटो की बात आती है, ठीक है। फोटो यहाँ पे इस तरह की आपकी यहाँ पे अलाउड रहेगी फोटो, ठीक है। जब भी आप लाइव फोटो खींचो या आप अपलोड वाली फोटो यहाँ पे अपलोड करो, तो इस तरह की फोटो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी फोटो, ठीक है। अगर आपने इस तरह से फोटो अपलोड करी है, ठीक है, इस तरह से, इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ पे आपके इस तरह से यहाँ पे ब्लर फोटो अगर अपलोड करते हो, ठीक है, साइड फेजेस या चश्मा लगाते हुए, ठीक है, या धुंधली, इस तरह की अगर आप फोटो अपलोड करते हो तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपका जो फॉर्म है बिल्कुल आपको बिल्कुल सही ध्यान से भरना है, ठीक है। लास्ट बात करेंगे दोस्तों, जो भी कैंडिडेट ने बीआरओ जो प्रेफरेंसी दी है, बीआरओ की बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन की प्रेफरेंसी दी है, ठीक है, उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। वो कहाँ होगा? जीआरईएफ सेंटर होगा, जो कि आपका पुणे स्थित है, ठीक है। वहाँ पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिक्स है एक जगह, ठीक है। और साथ में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका लास्ट में आपका ये इनके लिए आपको प्रत्येक के लिए टाइम चांस मिलेगा। एफिशिएंसी में अगर अनफिट हो तो उसके लिए भी टाइम मिलेगा। स्टैंडर्ड में फिर अनफिट हो पाए जाते हैं, उसमें भी आपको एक बार चांस मिलेगा। मेडिकल में अगर आपको अनफिट कर दिया जाता है तो भी आपको एक बार रिव्यू मेडिकल के लिए चांस मिल जाएगा, ठीक है। पर दोस्तों अगर उसके बाद में भी कमेटी वापस बैठती है, अगर आप अनफिट पाए जाते हो तो दोस्तों उसके बाद में आप उस भर्ती से बाहर हो जाते हो, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप बीआरओ जब भी सेलेक्ट करो बिल्कुल सोच समझ के आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप अनफिट हो तो उसमें भी कंडीशन है, ठीक है। आप तो ड्यू मेडिकल रीजन से, ठीक है, और ड्यू फिजिकल स्टैंडर्ड से, अलग अलग आपके स्टेज है, वहां से आपको ये चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों जो भी आप बीआरओ सेलेक्ट करो बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से पूरा जो नोटिफिकेशन है ग्रेड स्टेनोग्राफर सी एंड डी ग्रेड वाला सारा मैंने डाटा आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट हमारी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप एलिजिबल नहीं हो या आप फिल नहीं कर रहे हो तो दोस्तों 12वीं पास मात्र ये वैकेंसी है, ठीक है। हर स्टूडेंट जो 12वीं पास है इस वैकेंसी को फिल कर सकता है और जॉब ले सकता है, ठीक है। उनके सामने सिर्फ एक ही चीज आएगी, कौन सी? स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट, जो कि एक क्वालिफाइड नेचर है, उसके लिए मार्क्स कोई निर्धारित नहीं है। तो दोस्तों जो भी कोई कैंडिडेट 12वीं पास है उनको इसके लिए एक बार सोचना चाहिए, ठीक है। मात्र एक एग्जाम के थ्रू आप एक अच्छी पोस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट पा सकते हो, ठीक है। अच्छे मिनिस्ट्री मिल जाती है, अच्छे डिपार्टमेंट मिल जाते हैं इसमें, ठीक है। जो कैंडिडेट सीजीएल करके इन डिपार्टमेंट्स को लेना चाहते हैं वही कैंडिडेट मात्र 12वीं पास करके इन एग्जाम्स में पास कर सकता है और अपने अच्छे से अच्छी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ले सकता है। तो दोस्तों जो कैंडिडेट अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमारे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है, ठीक है। इसमें आपको सारी जानकारियां मिल जाएगी हर डिपार्टमेंट की, और हर वैकेंसी का वीडियो, उनका अपडेट, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में यही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ एक नए अपडेट, नए नोटिफिकेशन, नए रिजल्ट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।